ये ब्रिटिश ताज में जड़ा सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये एक ऐसा खजाना है जिसके पीछे सदियों के खून खराबे और आंसुओं की कहानी छुपी है। ये दास्तान है कोहे नूर की, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक में साम्राज्यों के बनने और बिखरने की पूरी कहानी कैद है। तो सवाल यही उठता है कि भारत की जमीन से निकला ये नायाब हीरा आखिरकार लंदन के टावर तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और एक ऐसी यात्रा पर निकलना होगा जो किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। देखिए, कोहे नूर की कहानी सिर्फ इसके मालिकों की नहीं है, बल्कि इसके बदलते हुए रूप की भी है। जब यह मिला था तब अंदाजा है कि यह लगभग 793 कैरेट का एक विशाल पत्थर था, लेकिन आज यह महज 105.6 कैरेट का है। तो आखिर हुआ क्या? इतना बड़ा हिस्सा कहाँ गया? ये इस हीरे की कहानी का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा है। इस हीरे का सफर शुरू होता है भारत की प्राचीन धरती से। वैसे तो कई मिथक और कथाएं हैं जो इसे हजारों साल पुराना बताती हैं, लेकिन चलिए हम उन कहानियों से आगे बढ़कर उस असली इतिहास को देखें जो किसी भी महाकाव्य से ज्यादा दिलचस्प है। तो इतिहास के हिसाब से कोहिनूर 13वीं सदी में गोलकुंडा की मशहूर खदानों से निकला था। इसे सबसे पहले पाने वाले थे काकतीय राजवंश के लोग। उन्होंने इसकी कीमत ही नहीं, इसकी दिव्यता को भी पहचाना और इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति में तीसरी आंख की जगह पर लगा दिया। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये आस्था का प्रतीक बन चुका था। और बस यहीं से शुरू हुई एक किंवदंती, एक ऐसा श्राप जो सदियों तक इस हीरे के साथ साथ चलता रहा। कहा जाने लगा कि जो भी पुरुष इस हीरे को अपने पास रखेगा वो पूरी दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन उसका अंत बहुत ही दुखद होगा। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। एक के बाद एक साम्राज्य ने इसे ताकत के दम पर छीना और इसके सफर का हर कदम खून और साजिशों से लाल होता गया। जरा इसकी यात्रा की रफ्तार देखिए। 1310 में दिल्ली सल्तनत ने इसे काकतियों से छीना। 1526 आते आते ये मुगलों के हाथ लगा और शाहजहां के मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस की शान बन गया। लेकिन फिर 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और इसे लूटकर अपने साथ ले गया, और कुछ ही सालों में ये अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के पास पहुंच गया। बादशाह बदलते रहे, सल्तनतें बदलती रहीं, लेकिन कोहिनूर हमेशा जीतने वाले का सबसे बड़ा इनाम बना रहा। वो श्राप वाली बात याद है? 1306 के एक हिंदू ग्रंथ में लिखी ये बात उस मान्यता को और भी पक्का करती है। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये ताकत और बदकिस्मती दोनों का एक ऐसा प्रतीक बन गया था जिसने बड़े बड़े बादशाहों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अच्छा, क्या किसी को पता है कि इसका नाम कोहे नूर कैसे पड़ा? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को हराया तो उसे पता चला कि हीरा बादशाह की पगड़ी में छिपा है। उसने बड़ी चालाकी से पगड़ियां बदलने की एक रस्म का प्रस्ताव रखा। जैसे ही पगड़ियां बदली गईं और हीरा सामने आया तो उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोहे नूर, यानी रोशनी का पहाड़। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कोहिनूर एक बार फिर भारत की जमीन पर लौटता है, और इस बार ये उस शासक के हाथों में आता है जिसे दुनिया शेरे पंजाब के नाम से जानती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में किस्मत ने फिर एक बार पलटी मारी। अफगानिस्तान का एक भागा हुआ शासक शाह शुजा दुर्रानी अपनी जान बचाने के लिए लाहौर पहुंचा। महाराजा रंजीत सिंह ने उसे शरण दी और मदद के बदले में शाह शुजा ने यह बेशकीमती हीरा उन्हें सौंप दिया, और इस तरह कोहिनूर की एक तरह से घर वापसी हुई। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य अंदर से कमजोर पड़ने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने इस अस्थिरता का पूरा फायदा उठाया। एंग्लो सिख युद्धों में जीत के बाद 1849 में महज 10 साल के नन्हे महाराजा दलीप सिंह को लाहौर की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि के तहत कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को एक गिफ्ट के तौर पर सौंप दिया गया। सोचिए, एक ऐसा तोहफा जो एक बच्चे से उसके राजपाट के साथ ही छीन लिया गया था। तो भारत से इसका सफर तो खत्म हुआ और ब्रिटेन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन यहां भी कहानी सीधी नहीं थी। यहां एक ऐसा मोड़ आया जिसने हीरे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, सदियों की लड़ाइयों के बाद जब कोहिनूर को लंदन में प्रदर्शनी के लिए रखा गया तो वहां की जनता को यह पसंद ही नहीं आया। असल में इसका जो भारतीय कट था वो हीरे के आकार को ज्यादा अहमियत देता था।
चमक को नहीं, यूरोपीय लोगों को ये बहुत फीका लगा। कुछ ने तो इसे कांच का एक मामूली टुकड़ा तक कह दिया। जनता की इस प्रतिक्रिया से परेशान होकर प्रिंस एल्बर्ट ने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया। हीरे को दोबारा तराशा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में इसकी चमक तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन हीरे का लगभग 40% वजन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये 196 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। एक ऐसा बदलाव जिसने इसके इतिहास के एक बड़े हिस्से को भी मिटा दिया। और हाँ, ये हमें उस पुराने श्राप की याद दिलाता है। अब इसे संयोग कहिए या एक सोचा समझा फैसला, लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के बाद कोहिनूर को कभी किसी पुरुष शासक ने नहीं पहना। ये हमेशा से या तो महारानियों के ताज में लगा या फिर राजाओं की पत्नियों के ताज का हिस्सा बना। और अब ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है, जहां कोहिनूर सिर्फ इतिहास की एक चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र है। इसकी विरासत आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज इस पर किसका हक है। भारत का दावा है कि यह हमारी जमीन से निकला था और हमसे जबरदस्ती छीना गया। पाकिस्तान का तर्क है कि इसे लाहौर से लिया गया था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए इस पर उनका हक है। और तो और अफगानिस्तान का भी दावा है कि रणजीत सिंह से पहले यह उनके पास था। मतलब 3 देश, 3 अलग अलग दावे और कोई आसान जवाब नहीं। इन सभी दावों के बीच ब्रिटिश सरकार का रुख बिल्कुल साफ और सख्त रहा है। उनका कहना है कि यह हीरा उन्हें लाहौर की संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था, और अब 150 से भी ज्यादा साल उनके पास रहने के बाद ये उनकी राष्ट्रीय विरासत का अटूट हिस्सा है, जिस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो आखिर में कोहिनूर की कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि औपनिवेशिक काल के दौरान एक देश से दूसरे देश ले जाई गई इन अनमोल धरोहरों का असली घर कहाँ होना चाहिए। क्या उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां वो आज हैं, या उन्हें उनकी मूल जमीन पर वापस लौटा देना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास, नैतिकता और राष्ट्रीय पहचान की गहरी समझ में ही कहीं छिपा है।